हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोडेक्स जुडिशरी, आर यूट्यूब चैनल, जहां प्रिपरेशन हो रही है झारखंड एपीओ मेंस की, जिसमें अब तक हमने आपसे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में 2018 के पेपर्स डिस्कस किए हैं, इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर। साथ ही साथ जीएस का पार्शियल पेपर डिस्कस किया जा चुका है। जीएस के पार्शियल पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो 2018 के पेपर में 1 to 5 तक आपके साथ डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपको हमने बताया कि किस तरीके से आप जीके के स्टैटिक पार्ट के आंसर्स लिख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो इसका लीगल अप्रोच वाला पार्ट है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन शुरू होते हैं, इनके आंसर्स को हम कैसे प्रेजेंट करें। इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट होने तक देखें और देखें कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट, तो ये हमारा क्या क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है सिग्निफिकेंस, यानी अगर हिंदी की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व आपसे पूछा गया है। इसके अदर पार्ट में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द गांधीयन प्रिंसिपल्स अंडर दिस। ठीक है, आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें मार्क्स का वेटेज कितना है, तो ये आपका 5 मार्क्स में पूछा गया है। अब जब आपसे 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 2 सब पार्ट्स है, यानी कि एक पार्ट आपका हो गया सिग्निफिकेंस पे और दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने वाला पार्ट। इसका आंसर देने के लिए आप क्या करोगे, आप 2 पैराग्राफ्स इसमें लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आप सिग्निफिकेंस बताएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो स्टूडेंट, क्योंकि हमारा लॉ बैकग्राउंड होता है, हमें अच्छे से पता होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है। तो आप इसमें अराउंड 10 लाइन्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, ये नॉन जस्टिसेबल थ्रू कोर्ट्स हैं, यानी कोर्ट से इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ आप इसमें यही बता सकते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये पॉलिसी मेकिंग होते हैं, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इसलिए इसमें इसकी स्कीम्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए, अच्छे शब्दों का यूज़ करिए। आप हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, डजेंट मैटर, कॉन्टेंट शुड बी इम्प्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिग्निफिकेंस के बारे में 8 से 10 लाइनें लिखनी है। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है स्टूडेंट, वो कहता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गांधीयन प्रिंसिपल। तो जब आप पॉलिटी पढ़ते हो स्टूडेंट, तो आप देखते हो कि गांधीयन प्रिंसिपल के साथ साथ और भी फिलॉसफीज इन्वॉल्व हैं हमारे डीपीएसपी में, जिसमें कि नेहरूवियन पॉलिसी है ना, मार्क्सिस्ट की स्कीम और साथ ही साथ गांधीयन प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है। आपसे ओनली क्या पूछा गया है, गांधीयन प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखोगे, जिसमें कि आप ये बताओगे कि कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। इसमें आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 40, ठीक है, जो क्या बात करता है, जो बात करता है, कहता है कि आपको पंचायत बना सकते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात ये करता है। सो विलेज पंचायत, जिसमें कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, और हमें पता है कि गांधीयन फिलॉसफी में सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो आर्टिकल 43, जिसमें आपको बताया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और कॉटन इंडस्ट्रीज़ की प्रमोशन एंड डेवलपमेंट की बात डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 43 में इन्वॉल्व है। ये भी आपकी गांधीयन फिलॉसफी से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप चाहेंगे तो इसमें 43B भी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, यानी मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कही गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक और आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं, जो आर्टिकल 46 है। ये भी गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 46 में आपको बताया गया है कि जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की स्कीम बनाई जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 46 भी आप मेंशन कर सकते हो, जिसमें 1-2 लाइन का इसका हेड कोट मेंशन कर सकते हो। साथ में अगर आप चाहेंगे तो आप आर्टिकल 47 अगर आपको याद आ रहा है उस टाइम तो वो भी आप मेंशन करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 47 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यानी ड्रिंक्स और ड्रग्स जितने भी हमारे इंजीरियस प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ के लिए उनको प्रोहिबिट किया गया है। वी नो कि गांधीयन फिलॉसफी में इंटॉक्सिकेशन और अल्कोहलिक चीज़ों को प्रोहिबिट करने की बात गांधी जी ने भी कही है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 47 भी आप मेंशन कर सकते हैं। एक और आर्टिकल आप मेंशन करेंगे, दैट इज आर्टिकल नंबर 48, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 48 में हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ एंड अदर मिल्क, ठीक है। तो इन सब को मेंशन करके आप इस आंसर को कर सकते हो। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो हमारे पास सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफ में लिखें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को मेंशन करें, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट भी है और मार्क्स सिर्फ 5 है। ऑलराइट, चलिए यह इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप आर्टिकल्स वो सारे आइडेंटिफाई कर दें जो गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसको आप कंक्लूड करेंगे तो 1-2 लाइन आप उसमें भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट, जिसमें पूछा गया है द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन आर्टिकल 356। अब आपको पता है कि आर्टिकल 356 में क्या है। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है प्रेसिडेंशियल पावर से, यानी कि आप यहाँ पर वैसे अगर आप कहें तो इसको स्टेट इमरजेंसी भी पॉपुलरली कहा जाता है, बट इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर होने पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं किसी स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल ऑफ कोर्स बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहता है हमेशा, और इसमें आपसे पूछा भी यही गया है कि आपको डिस्कस करना है इसके यूज़, कैसे बताने हैं आपको यूज़, ब्रीफ में बताने हैं, साथ ही साथ इसके मिसयूज़ भी बताने हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा इसमें आप सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इसका स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे लिखा है कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन, तो आपको इसी सेंटेंस से स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि इसके लिए आप सबसे पहले करेंगे कि आप आर्टिकल 356 को अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखें। यानी क्या करेंगे आप इसमें, आप 2-4 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दीजिए आर्टिकल 356 पे कि आर्टिकल 356 क्या बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंशियल पावर है, जिसमें कि प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकता है प्रेसिडेंट्स रूल्स इस स्टेट में, जिसमें वो सेटिस्फाई होता है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3-4 या 5 लाइन का नोट बनाना है और उसमें ये चीज़ मेंशन करनी है। चलिए इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एंड देन हम करेंगे उसके दूसरे पार्ट पे। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, यहाँ पर ब्रीफ में आपको लिखना है यूजेस ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है, यानी कि इस आर्टिकल को हम क्यों यूज़ करें, कहाँ पर यूज़ करें इस आर्टिकल को, इस बारे में बात की गई है। अब इस आर्टिकल की बेसिकली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 356 के यूज़ के बारे में 2-4-5 पॉइंट्स बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आर्टिकल 356 की बात कर ही रहे हैं तो हमें पता है कि ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। साथ ही साथ इसमें अगर कोलैप्स होती है कोई स्टेट गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस की वजह से, तो वहाँ पर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने का प्रोविज़न भी अलाउ करता है। यहाँ पर फ्लोर टेस्ट का भी प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा, और ये आर्टिकल आपको इसलिए भी प्रोवाइड कराता है कि इन केस अगर कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही है और ऐसी एज सच रिपोर्ट वहाँ का गवर्नर प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, तो उस बेसिस पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे भी आप चाहेंगे 2-4 शब्दों में इसको लिख सकते हैं।
चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, फिर आपसे बेसिकली पूछा गया मिसयूज़। अब आपको इस लाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये बात कह दी थी कि ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न है। फिर लास्ट में आपसे क्या पूछा, मिसयूज़। तो आपका जो थर्ड पैराग्राफ होगा यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आप बताने जा रहे हो इसके ड्रॉबैक्स। ठीक है, जब आप ड्रॉबैक्स बताओगे इसकी, तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहले आप बताएंगे कि आर्टिकल 356 कंट्रोवर्शियल क्यों है ना। तो इसमें आप बहुत सारी बातें जो आप बता सकते हो कि फेडरलिज्म को अंडरमाइन करता है। समटाइम क्या होता है कि जो रिपोर्ट सबमिट होती है गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू, वो बहुत सब्जेक्टिव और बायस्ड हो जाती है, और कहीं ना कहीं अगर सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट डिफरेंट है तो वहाँ पर सेंटर की तरफ इंक्लाइंड करते हुए कहीं ना कहीं स्टेट की गवर्नमेंट को, जो कि डिफरेंट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। तो मोटिव रॉन्ग हो सकता है ना। तो ये सारी बातें भी आप इस पे लिख सकते हो। साथ ही साथ इस आर्टिकल को कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाला प्रोविजन भी माना जाता है। तो ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में आएंगे उनको आप मेंशन करिए, और बेटर हो कि इसमें आप एक केस ज़रूर रेफर करें, बिकॉज हमें पता है आर्टिकल 356 के मिसयूज़ पर हमारे पास प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो केस है SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994 का केस आप ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके मिसयूज़ के बारे में एक प्रॉपर एनालिसिस किया है ना। तो इसमें जुडिशियल रिव्यू की बात भी कही गई है कि क्या उस रिपोर्ट का या प्रेसिडेंशियल रूल के उस ऑर्डर का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट और कई सारे जजमेंट्स हैं। जो भी आपको माइंड में रिकॉल करेगा आप वो केस ज़रूर लिखें, और सुप्रीम कोर्ट का कोई कोटेशन या स्टेटमेंट जो आपके इस स्टार्टिंग स्टेटमेंट के साथ जुड़ जाए उसको आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन में शब्दों का कम यूज़ करें, बट इम्प्रेसिव वर्ड्स यूज़ करें, ऑथेंटिक स्टेटमेंट यूज़ करें, कोई भी फैक्ट गलत नहीं डालना है। तो ये थे हमारे 10 नंबर के हम क्वेश्चन अब सॉल्व कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे, कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जीएस के पेपर में स्टूडेंट, वो है आपकी लीगल टर्मिनोलॉजी पे कमांड्स। ठीक है, लीगल टर्मिनोलॉजी पे कमांड्स बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। ये कहता है राइट इज शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। ये आपके लीगल टर्म्स हैं, यानी लीगल मैक्सिम्स। पहला मैक्सिम है नो मैन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर अधिकार का अंतरण नहीं कर सकता। ये एक मैक्सिम को एक्सप्लेन करने के आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं स्टूडेंट? 3। तो अगर आपको लीगल मैक्सिम्स अच्छे से आते हैं तो ये बहुत बड़ा स्कोर आपके मेरिट्स में देगा, तो इसलिए हम इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। इसके लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक कलेक्शन ऑफ लीगल मैगजीन्स आपको दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाकर उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पहला जो मैगजीन है वो क्या कह रहा है कि नो मैन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। इसकी स्टार्टिंग स्टूडेंट अगर आपको करनी है और अगर आपको लैटिन मैगजीन वो याद है तो वहाँ कोट कर दीजिए। कैसे बोलेंगे आप कि जो स्टेटमेंट है ये इंस्पायर्ड है एक लैटिन मैगजीन से जिसका नाम क्या है, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको क्यों मेंशन करना है, क्योंकि स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर अगर कोई आप मैगजीन को यूज़ करते हैं, ठीक है, और अगर आपको उसका एग्जैक्ट लैटिन स्टेटमेंट याद है तो वो काफ़ी ज़्यादा एज करता है मार्क्स में, है ना। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, राइट। अब हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे लैटिन वर्ड को यूज़ करने के बाद, और हम बताएंगे कि ये जो प्रिंसिपल है इसका मीन्स क्या है। तो फर्स्ट लाइन हमने क्या करी, फर्स्ट लाइन में हमने इसका लैटिन मैगजीन बताया,
फिर इसके बाद हमने इसका मीनिंग बताना शुरू करा। अब मीनिंग क्या कहता है कि ए पर्सन कैन नॉट गिव अवे अ बेटर राइट और ओनरशिप टाइटल देन दे पॉजेस देमसेल्फ। आपके पास जो भी टाइटल होगा, जिस एक्सटेंट तक आपके पास टाइटल होगा, उसी एक्सटेंट तक ही आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, उससे ज़्यादा को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेसी हो, किराएदार हो, तो आप सिर्फ अपनी टेनेंसी के राइट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जबकि उस प्रॉपर्टी पर ओनरशिप भी इन्वॉल्व है, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ओनरशिप के ट्रांसफ़र के लिए पर्सन के पास टाइटल क्या होना चाहिए, ओनरशिप का। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अक्सर आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इस मैगजिम का यूज़ देखते हैं, ठीक है। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, जिसमें कि आप चाहो तो आप यहाँ पर आप सेक्शन 43 मेंशन कर सकते हो, 44 मेंशन कर सकते हो, जो भी आप मेंशन करो। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पर्टिकुलर सेक्शन याद आए, बट इससे लैटिन मैगजिम को एक्सप्लेन करने में लैटिन प्लस मीनिंग बता दीजिए और इसका ऑब्जेक्ट बता दीजिए कि किस ऑब्जेक्ट के लिए इस मैगजिम को हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एक मैगजिम को एक्सप्लेन करने में हम अराउंड 5 to 7 लाइन्स या 10 लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। तो 5 से 10 लाइन का अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए, दूसरा आपका फिर से एक मैगजिम लेते हैं और वो मैगजिम क्या दिया गया है, वो दिया गया है रीज़न इज़ द सोल ऑफ द लॉ। रीज़न इज़ द सोल ऑफ लॉ एंड व्हेन द रीज़न ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ सीजेस सो डज द लॉ इटसेल्फ। हिंदी में पढ़ते क्या लिखा है, विधि का औचित्य और युक्त युक्तता समाप्त होने पर भी विधि समाप्त हो जाती है। तो इस लॉजिक को आप ध्यान रखिए। हम जानते हैं कि जब भी कोई लॉ बनता है तो लॉ में कोई ना कोई रैशनल होता है, रीजनिंग होती है, लॉजिक्स होती है, ठीक है। अगर लॉ जिस रीज़न के लिए, जिस पर्पस और बेसिस के लिए बनाया गया है, अगर वो रीज़न ही डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कहीं ना कहीं लॉ का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको मेंशन कर सकते हो। इसकी अगर हम लैटिन मैगजिम की बात करें तो इसके लिए लैटिन मैगजिम आप यूज़ कर सकते हो सी सेंटे, रेशंस, लेगिस, सी सेट, इट, इप्सा, लेक्स, ठीक है। तो आप जब सर्च करोगे तो इसके लिए आपको वो लैटिन स्टेटमेंट भी इसका मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है कि लॉज आर ऑलवेज फाउंड ऑन रीज़न। लॉ हमेशा किस पर बेस्ड होता है, रीजंस पर बेस्ड होता है। और इफ़ द रीज़न फॉर द पर्पस ऑफ लॉ इज़ नो लॉन्गर यूजेस, अगर रीज़न ही नहीं बचता देन व्हाट विल हैपन, देन द लॉ इटसेल्फ शुड सीज टू बी इफेक्टिव। तो ये जो बेसिकली जो आपका लैटिन मैगजिम है ये एम्फेसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनल, ठीक है। क्या करता है, जो रैशनल्स है किसी भी लॉ के, आप जब आप लॉ को इंटरप्रिटेशन करोगे तो उस लॉ में जो बैक बिहाइंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उसका रैशनल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको भी आप 3, 4, 5, 6 लाइनों में आराम से कर सकते हो। आप बता सकते हो कि लॉ में रैशनैलिटी का इम्पोर्टेंस कैसे है ना, तो ये भी आप डालोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका लैटिन मैगजिम आएगा वो एक स्टेटमेंट पे आता है, दैट इज़ द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब हमें सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले इसका आंसर करने के लिए लैटिन मैगजिम फाइंड आउट करनी है। अब आपको याद है लैटिन मैगजिम क्या है इसकी, अगर आप रिकॉल करोगे तो आपने कहीं ना कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट यानी जो आज का BSA है उसमें ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा, साथ ही साथ लॉ ऑफ टॉर्ट में भी आपने ये पढ़ा है, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बेसिकली नेग्लिजेंस के केसेस में आपने सुना होगा। इसमें अगर आप लैटिन मैगजिम की बात करें तो ये क्या है, रेस एप्सा लोकिटर, याद आ रहा है आपको, इन अप्लाइज टू नेग्लिजेंस केसेस। ज़्यादातर इस मैगजिम का यूज़ हम कहाँ करेंगे, नेग्लिजेंस के केसेस में, एक्सीडेंटल में। इसमें हमारा ये एक जनरली ये एक एक्सेप्शन है कि जब भी हम किसी भी सिविल प्लीडिंग की बात करते हैं तो प्लेंटिफ को ही प्रूफ करना होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लेंटिफ को प्रूव ना करके डिफेंडेंट को प्रूव करना होता है कि उसने कोई नेग्लिजेंस अपने पार्ट पर नहीं किया।
और वो कब होगा, जब सिचुएशन इस तरीके की होगी कि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस क्लैरिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा होने की फुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में ही पढ़ा होगा कि जब यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर शिफ्ट होता है, डिफेंडेंट पर, जिसे कोर्ट में प्रूव करना होता है दैट दे वर नॉट नेग्लिजेंट। ठीक है, तो रेस एब्सोल्यूटर को आप, अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो वहाँ पर आप किस में देख सकते हो, वहाँ पर आपको ये सेक्शन 106 में देखने को मिलेगा। किस में, इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 से लेकर 10 लाइनों तक का कंटेंट हर एक मैगजीन में आप देने की कोशिश करिए। सटीक चीज़ लिखें, कोई भी अनर्गल या यूजलेस चीज़ें यहाँ नहीं डालनी है, क्योंकि लैटिन मैगजीन का 3 पर्पस आपको एग्जैक्टली लिखना है, अपने मन में रखना है। नंबर फर्स्ट, उसका लैटिन मीनिंग दीजिए। नंबर सेकंड, उसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। एंड नंबर थर्ड, उसका ऑब्जेक्ट विद लॉ बता दीजिए। अगर देखते हैं इसमें फिर से हम लैटिन मैगजीन देखेंगे, इसमें इन्होंने दिया है एक्सप्लेन करें। फिर से आपको क्या मिलेंगे, ये लैटिन मैगजीन्स नहीं है, ये लीगल टर्म्स है। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़े थे, लैटिन मैगजीन्स पढ़े थे, और ये लीगल टर्म्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहला आपको मिलता है वो है लिस पेंडेंस। ये एक लीगल प्रिंसिपल है जो मीनिंग आपको क्या देता है, लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस मतलब इस मीन्स सूट पेंडिंग। क्या मतलब होता है इसका, सूट पेंडिंग। ठीक है, अब आप याद करो कि किस लॉ में आपने ये चीज़ पढ़ी हुई थी। अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको याद होगा कि ये हमने कहाँ पढ़ा है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा है ना, सूट पेंडिंग। तो लिस पेंडेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है और उससे रिलेटेड कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट। ये क्यों बनाया गया है ये भी आपको पता है, इट इज़ फॉर रिस्पेक्टिंग जस्टिस एंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, है ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो प्रिंसिपल है ये सिंपली कहता है कि पेंडिंग लॉ सूट इन्वॉल्व्स राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। इट वांट्स टू एनीवन हु माइट एक्वायर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लिटिगेशन। कोई भी पर्सन अगर ड्यूरिंग लिटिगेशन किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट है, अगर उसमें कोई भी इंटरेस्ट एक्वायर करता है तो वो कंटिंजेंट होगा ऑन द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट पर। ठीक है, तो इसलिए कोर आइडिया इसका क्या है, द कोर आइडिया भी आप लिख सकते हो। द कोर आइडिया इसका ये है दैट प्रॉपर्टीज मस्ट बी प्रिजर्व्ड, है ना, कब तक, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। तो ये जो प्रिंसिपल है लिस पेंडेंस का, इसके लिए अगर आपको रिकॉल करने में आ रहा है तो आप लीगल प्रोविजन भी डाल सकते हो। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 52 आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, है ना। उसमें भी आपने क्या पढ़ा है, इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है, जो ये कहता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र ना करें। अगर करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग ही इन्वॉल्व होगा जिस अकॉर्डिंग जजमेंट पास होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट लीगल टर्म की तरफ, और वो है कैविएट एम्पटर। राइट, अब कैविएट एम्पटर को जो आप लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें हम क्या बताएंगे, इसकी मीनिंग बताएंगे। आपको पता है कि ये एक लैटिन फ्रेज है और जिसका मतलब क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है, लेट द बायर बी अवेयर। अब इसका आप मतलब बताओगे तो आप बताओगे कि दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स बेसिकली इन कॉन्ट्रैक्ट लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, है ना। आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी इसके बारे में पढ़ा है। ये क्या इम्प्लाई करता है, आप लिखोगे इट इम्प्लाइज दैट अ बायर कैन नॉट रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द सेलर फॉर द डिफेक्ट्स दैट वर ऑब्वियस और कुड हैव बीन डिस्कवर्ड थ्रू रीजनेबल एग्जामिनेशन। यानी कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो आप एटलीस्ट थोड़ी सावधानी तो बरतेंगे, यानी उसके जो भी ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो आप बहुत रीजनेबल प्रूडेंस से समझ सकते हैं कि इसका फॉल्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओ। अगर आप उसकी क्वालिटी को वो आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो बाद में अगर वो प्रोडक्ट्स ख़राब होते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी।
है ना। तो यहाँ पर जो आपका इसीलिए कहते हैं क्रेता सावधान के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, तो आप इसके बारे में भी इसमें लिख सकते हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो एक एक्सप्लिसिट वारंटी आपको देखने को मिलती है सोगा के अंदर भी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, तो इसको आप क्योंकि ये 2-2 नंबर से है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है, आप अराउंड 5 to 7 लाइन्स के बीच इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मीन प्रॉफिट, यानी कि मध्यवर्ती लाभ। मध्यवर्ती लाभ की बात करें तो हमारे मन में तुरंत सिविल प्रोसीजर कोड या रिकॉल आता है। सिविल प्रोसीजर कोड में आप जब पढ़ते हो उसका सेक्शन 212 में इसके बारे में मेंशन है ना। तो आप सबसे पहले सेक्शन मेंशन नहीं भी करेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये सेक्शन 212 ऑफ सीपीसी में दिया गया है ना। तो क्या है ये, अब इसका मीनिंग सबसे पहले क्या करेंगे, आप मीन प्रॉफिट का मतलब बताएंगे। मीन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मीन प्रॉफिट्स का मतलब होता है वो सारे बेनिफिट्स जो एक रॉन्गफुल पोजेशन में प्रॉपर्टी के अंदर किसी पर्सन ने होल्ड किए हैं, या कोई भी जो भी रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी में है वो अगर जो भी प्रॉफिट्स अपनी ड्यू डिलीजेंस से एक्वायर कर सकता था उसके लिए इंटाइटल वो नहीं होगा, बल्कि उसको रिटर्न किसको करने होंगे, जो राइटफुल ओनर होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग सिविल सूट्स अक्सर क्या होता है कि कोर्ट मीन प्रॉफिट्स भी प्रोवाइड कराता है जिस जो पर्सन इंटाइटल टू द प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर 2-3-4 बातें आप मीन प्रॉफिट के बारे में लिख सकते हो कि बेनिफिट्स होते हैं, ये बेनिफिट्स किस कब ड्राइव होते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2-3 लाइन इस पे लिख सकते हो। तो ये थे हमारे टर्म्स जो कि इसमें एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, लीज पेंडेंस, कैविएट एम्पटर और मीन प्रॉफिट्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपको लीगल टर्म्स मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर इस जीएस के पेपर में लीगल टर्म्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लीगल टर्म्स, लीगल प्रिंसिपल्स और लैटिन मैक्सिम्स। तो अब हम क्या बात करेंगे, हमारे पास 5 लीगल टर्म्स है, 5 लीगल टर्म्स, और जो 5 लीगल टर्म में एक एक लीगल टर्म को 2-2 नंबर्स में डिवाइड किया गया है। इनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ कही जाती है तो एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले आप वेटेज ऑफ मार्क्स ज़रूर देखें, है ना। क्योंकि जितने मार्क्स का वेटेज होगा उसके अकॉर्डिंग ही किसी टर्म को एक्सप्लेन करना है। बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करोगे तो आपके टाइम मैनेजमेंट में डिस्टर्बेंस होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द है कैविएट। अब 2 नंबर में आपको कैविएट को एक्सप्लेन करना है, तो बताइए आप कैविएट में क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आप कैविएट की मीनिंग बता दीजिए, पहली लाइन में क्या मतलब होता है, अ नोटिस और वार्निंग, है ना। इसमें आप क्या बता सकते हो कि कैविएट इज़ अ फॉर्मल नोटिस ऑफ वार्निंग गिवन टू अ कोर्ट। ये क्या होता है, कैविएट एक ऐसी नोटिस होती है जो कोर्ट नहीं इशू करता, बल्कि हम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं। और कब करते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि कोई अदर पर्सन या कोई जो अदर पार्टी टू द डिस्प्यूट है, अगर कोई भी इफेक्ट करे, कोई भी सूट फाइल करे या कोई भी एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन लेके आए, तो उस बारे में कैविएट फाइल करने वाले को इन्फॉर्मेशन दी जाए, है ना। अगर आपको याद होगा तो सीपीसी में भी हमने कैविएट के प्रोविजंस को पढ़ा है। सेक्शन याद करो, दैट इज सेक्शन 148 ए, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, कैविएट फाइल करने का प्रोसेस दिया गया है जहाँ पर कैविएट फाइल किया जाता है। तो कैविएट में आपने क्या क्या लिखा, सबसे पहले आपने कैविएट का मीनिंग बता दिया कि कैविएट इज़ अ फॉर्मल नोटिस और वार्निंग गिवन टू अ कोर्ट, जज और अदर पब्लिक ऑफिसर। और इसमें होता क्या है, इसमें पर्पस क्या होता है, द पर्पस होता है जो कि कैविएट फाइल कर रहा है, दैट ही और शी वांट्स टू गेट द इंफॉर्मेशन whenever any specific action is taken by other party, है ना। तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि अगर कोई सूट फाइल किया गया उसके अगेंस्ट या कोई इंटरेस्ट इफेक्ट किया गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको दी जाए। तो इसको आप 3-4-5 लाइनें में आराम से बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने पहले से तैयार किया है तो आसानी से आप कर सकते हो। दूसरा टर्म स्टूडेंट मिल रहा है आपको डी नोवो, है ना। अब डी नोवो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ न्यू, राइट। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग अफ्रेश,
यानी किसी भी प्रोसीडिंग को स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अफ्रेश, राइट। तो स्टार्टिंग अफ्रेश, बिल्कुल बिगनिंग से ही आप शुरुआत करें। फॉर एग्जांपल क्या होता है, कोई ट्रायल चल रहा है और ट्रायल का फाइनलाइजेशन होता है, आप अपील फाइल कर देते हो। अब अगर अपील में आपका हायर कोर्ट डी नोवो ऑर्डर दे देता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब जो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो डी नोवो बिगिन करेगा, यानी बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग ट्रायल करेगा। यानी यहाँ पर एविडेंस भी फिर से अप्रिशिएट किए जाएंगे, विटनेस के स्टेटमेंट भी फिर से रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जितनी भी प्रोसीडिंग है कोर्ट में वो फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि अब ये ऑर्डर कैसा है, डी नोवो इशू हुआ है, ठीक है। तो डी नोवो के बारे में भी आप लिख सकते हो। तो डी नोवो का मतलब बताएंगे आप, फिर इसका मतलब आप पर्पस बताएंगे, और आप चाहें तो एक दो लाइन का इसका यूटिलिटी भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा आता है एक और टर्म, दैट इज कॉल्ड एजस्टम जनरेस, राइट। क्या टर्म है, एजस्टम जनरेस। एजस्टम जनरेस जब भी आप रिकॉल करते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 12 जरूर रिकॉल होता होगा, क्योंकि आर्टिकल 12 में जब हम अदर अथॉरिटी शब्द को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके पास केस लॉज हैं कि अदर अथॉरिटीज़ का क्या मतलब होगा, क्या अदर अथॉरिटीज़ स्टेट की लिस्ट में कौन कौन सी अदर अथॉरिटीज़ आएंगे। इसमें हम इस मैगजिम को देखते हैं, है ना, एजस्टम जनरेस, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बताया कि अदर अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेन करने में, यानी जो उससे पहले दिए गए टर्म है आर्टिकल 12 में, उसमें एजस्टम जनरेस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। चलिए मीनिंग देखते हैं, क्या मीनिंग है एजस्टम जनरेस की। आपको एग्जामिनेशन में ये ज़रूर बताना होगा कि एजस्टम जनरेस का मतलब क्या है। क्या मतलब होता है इसका, ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको पहले इसका मीनिंग लिखेंगे, फिर ये ज़रूर बताइए कि एजस्टम जनरेस का जो प्रिंसिपल है, इट इज़ द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शंस। यानी एजस्टम जनरेस का प्रिंसिपल क्या है, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको एजस्टम जनरेस में 2-4 लाइनें लिखोगे, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हो उसमें बता दीजिए, इसका मीनिंग बता दीजिए, इसकी यूटिलिटी, और बेटर हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इसको, इंटरप्रिटेशन से इसको कनेक्ट कर दीजिए 1-2 लाइन में, ठीक है। चाहो तो आप इसका एग्जाम्पल ही बता सकते हो कि एक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है और एक वर्ड अगर दिया गया है लास्ट में और उसको उसके साथ जोड़ा जाए तो क्या वो सेम डिग्री के हैं या डिफरेंट क्लासेस से हैं, इसको आपको देखना है। अगला जो टर्म मिलता है स्टूडेंट, वो मिलता है इप्सो फैक्टो, है ना। इप्सो फैक्टो भी आपको एक्सप्लेन करना है। इप्सो फैक्टो का मतलब क्या होता है, बाय द फैक्ट इटसेल्फ, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, बाय द फैक्ट इटसेल्फ, राइट। इसका पहले आपने मीनिंग बता दिया इप्सो फैक्टो का। अब इसका मीनिंग बताने के बाद क्या बताएंगे कि इप्सो फैक्टो मीन्स सर्टेन कॉन्सिक्वेंस, इट इज़ अ डायरेक्ट एंड ऑटोमेटिक रिजल्ट ऑफ फैक्ट इन क्वेश्चन, तो विदाउट एनी फर्दर एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग नीडेड। अब फॉर एग्जांपल आप क्या देखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसके ऊपर कन्विक्शन होता है किस चीज़ का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ठीक है, कि उसने किसी पब्लिक ट्रेजरी से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो वहाँ पर ऐसे पर्सन का अपॉइंटमेंट किस में नहीं होगा, उस पब्लिक पोस्ट के लिए नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका ट्रायल इप्सो फैक्टो क्या क्लैरिफाई कर रहा है, दैट दिस पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो इप्सो फैक्टो आप लिख सकते हो, इप्सो फैक्टो का एक एग्जांपल दे सकते हो, या इसमें सिंपली इसका मीनिंग बता सकते हो, 2-4 लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर दो। लीगल अवेयरनेस के मामले में अगर देखा जाए तो इप्सो फैक्टो का मतलब होता है कि कोई फैक्ट इटसेल्फ एक्सप्लेन कर देता है पोजीशन के बारे में, कोई अदर एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टेटस को, ठीक है। अभी जो स्टेटस को शब्द है, ये आपने बहुत सारे जितने भी सिविल सूट्स होते हैं अक्सर उसमें ये लीगल टर्म बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है। क्या मतलब होता है इसका, स्टेटस को का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेटस। क्या मतलब होता है, एग्जिस्टिंग स्टेटस।
अब एग्जिस्टिंग स्टेटस की बात करें तो इन जनरल क्या होता है कि जब भी कभी भी कोई प्रॉपर्टी या लीगल प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, है ना, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स दे सकता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटस को। स्टेटस को मीन्स टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्टेटस विदाउट मेकिंग एनी इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, और वो ए और बी के बीच डिस्प्यूट है, तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग इस एक्स प्रॉपर्टी को वैसे ही रखा जाए जैसे कि प्रोसीडिंग की बिगिन में थी। जब तक फाइनलाइजेशन ऑफ वर्डिक्ट नहीं आता, इस प्रॉपर्टी पर कोई भी इफेक्ट ना लाया जाए, इसके लिए कोर्ट ऑर्डर इशू करता है। इन ऑर्डर्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट, अगर आप रिकॉल कर पाएँ, जब भी स्टेटस को का ऑर्डर दिया जाता है तो उसको कहते हैं इंजंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, इंजंक्शन। और ये भी आपने सीपीसी में और एसआरए में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, इंजंक्शंस। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड्स की बात करें, अभी हमारे ये लीगल टर्म्स भी कंप्लीट हो गए, लीगल प्रिंसिपल भी कंप्लीट हो गए और हमारे लैटिन मैगजिम भी कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है राइट अ ब्रीफ एसे ऑन संथाल रिवोल्ट। आपने देखा होगा कि संथाल रिवोल्ट जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट में से एक है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जो संथाल मूवमेंट है ये झारखंड से रिलेटेड है, तो उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी। और ये क्वेश्चन थोड़े नहीं, पूरे 6 मार्क्स में है, यानी लॉन्ग डिटेल्ड आंसर आपको इसमें लिखना होगा। इन जनरल भी अगर आप झारखंड एपीओ की जीके पेपर तैयार कर रहे हो तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो ज़रूर प्रिपेयर कर लें, जिसमें से संथाल रिवोल्ट वन ऑफ देम है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने एक ऐसे लिखने को बोला है आपसे संथाल रिवोल्ट पे, इस पे आप क्या क्या लिख सकते हो, तो इसमें आप छोटे छोटे से पॉइंटर्स बना के, क्योंकि आपने तैयार किया होगा टॉपिक, तो फिर आपको इसमें लिखना होगा। फॉर एग्जांपल कि जो इसका ड्यूरेशन है आप वो बता सकते हो कि संथाल मूवमेंट कब से कब तक चला, तो आप बता सकते हो कि ये 1855 से लेकर 1856 के बीच चला, है ना। फिर इसके भी आप इसके लीडर्स भी बता सकते हो कि कौन कौन थे, एंड देन आप लीडर के साथ साथ बता सकते हो कि किसके अगेंस्ट था, यानी किसके अगेंस्ट किया गया, है ना, और इसका कोर सब्जेक्ट क्या था इस मूवमेंट का, ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। तो अगर लीडरशिप की बात करें तो इसके सिद्धू, है ना, कान्हू, चांद एंड भैरव मुर्मू जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन इस संथाल मूवमेंट को लीड करते हैं। किसके अगेंस्ट चला इसके लिए भी याद रखिए स्टूडेंट, ये बेसिकली ज़मींदार्स, ठीक है, और जितने भी ब्रिटिश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन्स थे या जितने भी लोग जो कि उनको बहुत बड़ा अमाउंट देते थे, मर्चेंट्स थे, तो महाजन्स, ज़मींदार्स और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट था, किसी एक के नहीं, तीनों के अगेंस्ट था। ठीक है, और ये बेसिकली ट्राइबल मूवमेंट था, आपको बस ये याद रखना है ना, क्योंकि संथाल मूवमेंट की अगर आप बात करें तो ये एक ट्राइबल मूवमेंट है, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा कि ये ट्राइबल मूवमेंट है, किसके अगेंस्ट है, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। ठीक है, इसका आउटकम क्या हुआ और आउटकम में किसने विन और किसने लॉस किया, आप 1-2 लाइनें इस पर ज़रूर बताएं, बिकॉज आप याद रखें संथाल मूवमेंट को बहुत ब्रूटली क्रश किया गया था थ्रू ब्रिटिशर्स, बट इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ये था कि इससे इसकी एक पहचान बनी थी, ट्राइबल्स के अगेंस्ट जो भी सप्रेशन ज़मींदार्स, महाजन्स और ब्रिटिशर्स उस टाइम पे कर रहे थे वो चीज़ पब्लिक डोमेन में आ गई और एक तरीके से उनके एक्सप्लॉयटेशन जो उनके अगेंस्ट था उस पर भी क्लैरिटी हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक लॉ भी पास हुआ है, अगर आप याद करो, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट ऑफ 1876, वो भी लॉ पास हुआ है। तो ये सारी बातें आप एक बढ़िया सा कंटेंट बनाकर इसमें डाल सकते हो। हालांकि झारखंड स्पेसिफिक जब हमारी क्लासेस होंगी तो उसमें आपको इससे रिलेटेड प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने इस तरीके से इसका कंक्लूजन भी देना और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी झारखंड स्पेसिफिक है स्टूडेंट। नेम 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झारखंड विद इट्स कंजर्वेशन प्लान, यानी आपको 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बतानी है और ये किस चीज़ को कंजर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है,
अब ये भी आपका वहाँ की ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आपको इस क्वेश्चन पर काम करना होगा, तो सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बतानी होगी। ठीक है, तो इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी, एक तो आप पलामू की बात करते हो, है ना, इसके अलावा इसकी एक और है, दैट इज़ कॉल्ड दाइमा। ठीक है, तो इसको आप दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कह सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक है ला लॉन्ग, राइट, ला अलोंग, ये भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब किसमें क्या चीज़ प्रिजर्व की गई आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कंजर्वेशन प्लान। तो पालामू टाइगर रिजर्व जो है ये एक प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है, आप ये भी लिखिए, है ना। इसमें बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया गया है। अगर मैं डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो इसमें जो प्राइमरी कंजर्वेशन किया गया है वो एशियाटिक एलिफेंट्स का और उनकी माइग्रेटरी कॉरिडोर्स का किया गया है। अगर लालोंग की बात करें तो जो लॉलंग है उसमें बेसिकली जितने भी डाइवर्सिंग फ्लोरा एंड फौना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि लियोपार्ड्स हैं, स्लोथ बियर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंजर्वेशन प्लान बनाया गया है। ठीक है, ये हम बात करते हैं सी पार्ट में इसी क्वेश्चन के। ये कहता है नेम सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ झारखंड। तो आप देख लो ना, जितनी भी झारखंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ये आपकी इस क्वेश्चन नंबर 8 में पूछी गई है। अब यहाँ पर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं, तो याद करिए कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम झारखंड स्पेसिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मंडार। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नगाड़ा, राइट, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक और है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लूट। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, है ना। तो मंदार, नगारा और फ्लूट, इनके बारे में भी लिखेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दैट इज कॉल्ड पॉइंट आउट 3 फीचर्स ऑफ परहा पंचायत सिस्टम। अभी जो परहा पंचायत सिस्टम है ये झारखंड का एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक गवर्नेंस सिस्टम रहा है, बड़ा पॉपुलरली नोन। इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ये जो पंचायत सिस्टम है इसके बारे में जो आप लिखोगे तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ज़रूर याद रखें इसमें, जो कि आपसे पूछे जाते हैं परहा पंचायत में, कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो आपका हो गया परहा पंचायत की 3 विशेषताएं, कि ये जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस की लोग बात करते हैं और कम्युनिटी गवर्नेंस है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स आप इसमें बता सकते थे। तो ये था हमारा जीएस का पेपर, जिसमें हमने सेकंड पार्ट में आज आपके साथ डिस्कस किए लैटिन मैगजिम्स, लीगल प्रिंसिपल्स, लीगल टर्म्स और साथ ही साथ झारखंड बेस्ड जीएस। ये था हमारा 2018 का जीएस पेपर जो सेकंड पार्ट के रूप में था।